You are currently the only person in this conference. Good morning, everyone. Good morning, sir. ओके सो मल्हार अभी क्या चल रहा है आप लोग का? लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सर फ्रिक्शन चालू हो गया हमारा। अरे बाप रे, हम लोग तो एकदम पूरा, हमको तो लगता है कि आकाश से भी आगे निकल जाएंगे। और आकाश में क्या चल रहा है फिर? सर अभी पुल्ली चालू है। हम्म, अभी रफ्तार पकड़ा है एलन ने, पता है? बताओ,
सबसे पीछे था बल्हार, अभी सबसे आगे निकल गया। सर हमारा सर्कुलर मोशन सिखाया नहीं था हमें, मतलब जब हमारा मोशन चालू होता था। सर्कुलर मोशन अभी नहीं सिखाया ना? हाँ सर्कुलर मोशन एक्चुअली वो एक साथ सिखाएंगे, लॉज ऑफ मोशन और वर्क एनर्जी पावर। वर्क एनर्जी पावर के पहले या फिर वर्क एनर्जी पावर करने के बाद एक साथ नहीं कहा है हम। सर्कुलर मोशन 3 बार आता है इस पूरे 11th में। पहला आता है अभी काइनेमेटिक्स, उसके बाद लॉज ऑफ मोशन और वर्क एनर्जी पावर, इसमें आता है उसका डायनेमिक्स का पार्ट। तो कुछ लोग सर्कुलर मोशन को एक ही साथ सिखाते हैं, और चूंकि हम लोग सीबीएसई एनसीईआरटी सिलेबस में 3 जगह अलग अलग दिया हुआ है, तो 3 जगह बताने से ये होता है कि एक बार नहीं कुछ समझा तो दूसरी बार थोड़ा समझा तो तीसरी बार थोड़ा और समझ गया, ऐसा बोल के। नहीं तो सर्कुलर मोशन क्लब करके एक ही साथ एक जगह सिखाया जाता है। तो मतलब ये सब कोटा पैटर्न है, कोटा में इसी तरह से किया जाता है। तुम लोग को हमको डाउट है कि ग्रेविटेशन सिखाएंगे, ग्रेविटेशन नहीं सिखाएंगे। ग्रेविटेशन सिखाया जाता है 12 में इलेक्ट्रोस्टैट्स के बाद। तो देखो कैसे कैसे वहां पर सिलेबस रन करते हैं। सबका अपना अपना तरीका है, इसमें कोई सही क्या गलत क्या का कोई मतलब नहीं है। सब अपने अपने तरीके से करते हैं, उनको लगता है कि ये सही है। तो कोटा पैटर्न में मैक्सिमम यही होता है कि सर्कुलर मोशन को एक साथ करना है। खैर कोई बात नहीं क्योंकि क्वेश्चंस प्रोजेक्टाइल मोशन में सर्कुलर मोशन के आते हैं, सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट आने लगता है, तो इसलिए अपने को हर चीज अब सीखनी है। वी शुड स्टार्ट नाउ। ये बच्चे आजकल लेट करने लगे हैं, अभी क्या प्लेटफॉर्म थोड़ा सा सपोर्ट करने लगा है, जल्दी हम लोग ज्वाइन हो जा रहे हैं, लेकिन बच्चे नहीं ज्वाइन हो रहे जल्दी। बताओ 6-10 हो गया है और अभी तक बच्चे नहीं आए हैं। दिस इज अगेन वेरी सैड थिंग। सर्कुलर मोशन स्टार्ट करने से पहले वन वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो कि सब लोग एक दूसरे की तरफ मूव करने वाला जो क्वेश्चन होता है। वैसे तो ये हमने डाउट डिस्कशन में डिस्कस कर दिया था, बट फिर भी एक ऑफिशियली, क्योंकि सारे बच्चे उस समय नहीं थे, तो एक बार ये क्वेश्चन डिस्कस करना पड़ेगा। रिलेटिव मोशन का ही क्वेश्चन है ये। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग को कोई भी रेगुलर पॉलीगन, ट्रायंगल, स्क्वायर, मैं ट्रायंगल और स्क्वायर दोनों लेके चलता हूं ताकि समझ में आए थोड़ा सा, या फिर स्क्वायर। लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रायंगल और पॉलीगन स्क्वायर के लिए ही क्वेश्चन है। उसके तीनों कॉर्नर पर 3 लोग खड़े हैं और सब एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। लाइक ये जो है वो इसकी तरफ मूव कर रहा है, ये इसकी तरफ मूव कर रहा है, और ये इसकी तरफ मूव कर रहा है, और तीनों की स्पीड सेम। तो होगा क्या कि कुछ देर के बाद क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, कितने देर के बाद मिलेंगे, कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सिर्फ 2 क्वेश्चन नहीं बनते। मतलब क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है? आफ्टर हाउ लॉन्ग दे आर गोइंग टू मीट, और दूसरा क्वेश्चन टोटल डिस्टेंस कवर्ड, इंडिविजुअल बॉडी।
एक बॉडी ने मिलने से पहले कितना डिस्टेंस कवर किया, ये हमसे पूछा जा सकता है। देर आर मच मोर मेनी क्वेश्चन दैट कैन बी एडेड, लेकिन वो फिर इंजीनियरिंग का पार्ट हो जाएगा। मेडिकल में जनरली यही 2 क्वेश्चन पूछते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर इसको ज्वाइन कर दिया जाए इनिशियली, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का लेंथ हम कुछ भी अपनी मर्जी से ले सकते हैं। लेट्स से दैट इज L, और ये सब v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, सब v स्पीड से, रादर वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है पूरे टाइम। तो अगर ये हमने बोला A, ये हमने बोला B और ये हमने बोला C, तो A B की तरफ, B C की तरफ और C A की तरफ, इस तरह से मूवमेंट है। कुछ देर के बाद आफ्टर सम टाइम C जो है वो थोड़ा आगे यहां पर आ जाएगा, B भी थोड़ा आगे यहां पर आ जाएगा, और ये थोड़े से हट के आएंगे, मतलब यहां पर और ये यहां पर। अब इसकी जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, इसको अगर तीनों को ज्वाइन कर दे, तीनों को ज्वाइन कर दे, तो फिर से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ही मिलेगा, थोड़ा साइड छोटा हो जाएगा उसका। और अब जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो फिर से अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग हो जाएगा, क्योंकि ये हमेशा एक दूसरे की तरफ पॉइंट किए हुए हैं, तो अब वेलोसिटी थोड़ी टेढ़ी हो जाएगी। फिर थोड़ा से आगे बढ़ेंगे ये, और फिर से कुछ टाइम के बाद ये कुछ और आगे जाएंगे, और इनको अगर ज्वाइन करेंगे हम लोग, फिर से एक ट्रायंगल बनेगा। और इस तरह से करते 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 थोड़ा देर के बाद कुछ और आगे बढ़ेंगे, ये भी कुछ और आगे बढ़ेगा, ये भी कुछ और आगे बढ़ेगा, फिर से ज्वाइन करके फिर से एक ट्रायंगल बन जाएगा। और हम देख रहे हैं कि ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल था वो धीरे 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 टिल्ट होता जा रहा है, रोटेट होता जा रहा है। लेकिन ये बात तय है कि तीनों पार्टिकल जो हैं वो ट्रायंगल के कॉर्नर पर ही प्लेस्ड है। हाँ, वो ट्रायंगल का ओरिएंटेशन थोड़ा सा चेंज हो रहा है, लेकिन है वो तीनों ट्रायंगल के कॉर्नर पर ही। और स्टार्टिंग में अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट से इसको देखूं, ग्राउंड से देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा। रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट से अगर हम देखें, मान लेते हैं ये A है, ये B है और ये C है, तो कोई भी, फॉर एग्जांपल, किसी भी 2 पार्टिकल को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, तो C पर अगर बैठ जाए तो B की वेलोसिटी, या फिर ये जो BC या AC, ये किस वेलोसिटी से कम हो रहा है, किस स्पीड से कम हो रहा है, रादर किस रेट से कम हो रहा है, ये बेटर वर्ड होगा। कोई भी साइड लेंथ किस रेट से कम हो रहा है किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, ये अपने को समझना है। जैसे यहाँ पर B जो है वो इधर जा रहा है और C इधर जा रहा है, तो BC किस रेट से कम हो रहा है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो वेलोसिटी ऑफ C को अगर 2 कंपोनेंट में तोड़ा जाए तो कुछ ऐसा टूटेगा, ये हो जाएगा V cos 60 और ये हो जाएगा V sin 60। V sin 60 से BC का लेंथ तो कम नहीं होगा, BC का लेंथ, BC का सेपरेशन V और V cos of 60 इन्हीं दोनों से कम हो रहा है, यानी कि V plus V/2, ये हो जाएगा 3V/2। या फिर हम लोग किसी एक पर बैठ के दूसरे की वेलोसिटी निकालेंगे और जो उसके लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग होना चाहिए, ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं B पर बैठ के, हम B पर बैठ गए और A की वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो A की एक वेलोसिटी खुद की इस डायरेक्शन में, और दूसरा ये जो B की वेलोसिटी है उसका निगेटिव हमको A में लगाना पड़ेगा, लगा दो, लेट्स से लाइक दिस, और ये एंगल 60 डिग्री होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और ये V है। अब ये V जो हमने रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट से एक्सट्रैक्ट किया है, इस वेलोसिटी का कंपोनेंट जो साइड लेंथ
के लॉन्ग होगा वो v cos ऑफ 60 हो जाएगा, और ये पहले से भी है, तो ये दोनों कंपोनेंट ऐड अप हो जाएंगे। और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, वो लाइन के लॉन्ग नहीं है, उससे स्पीड का, उससे डिस्टेंस कम नहीं हो रहा है। इसको v sin 60 लिख सकते हैं, बट इसकी जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, तो नहीं है। बाकी दूसरे क्वेश्चन के लिए जरूरत पड़ सकती है, लेकिन अभी के लिए नहीं है। अब v प्लस v cos 60 अगेन 3v/2 हो जाएगा, cos 60 1/2। ये स्टार्टिंग इंस्टेंट का बात है, लेकिन देखा जाए तो ये हर समय एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी निकालूं जिससे साइड लेंथ कम हो रहा है, तो ये 3v/2 ही आएगा, क्योंकि ओरिएंटेशन ऑफ ऑल द पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन अ ट्रायंगल। हमेशा वो एक ट्रायंगल बना रहे, वो ट्रायंगल थोड़ा सा टिल्टेड है, वो बात हम मानते हैं, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी हर बार 3v/2 अलोंग द साइड आएगा ही आएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। इसलिए पहला क्वेश्चन जो है कि आफ्टर हाउ लॉन्ग दे आर गोइंग टू मीट, जो भी इनके बीच का इनिशियल सेपरेशन था दैट इज एल डिवाइड बाई इनके बीच का जो रिलेटिव वेलोसिटी हमने निकाला है जिससे वो सेपरेशन कम हो रहा है, वो है 3v/2। सिंपली डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2l/3v, और ये हो जाएगा हमारा टाइम टू मीट का फॉर्मूला। और अगर टोटल डिस्टेंस किसी एक ने कितना ट्रेवल किया है, तो अगर ये निकालना हो तो डिस्टेंस के लिए, क्योंकि पूरे टाइम इन्होंने सेम स्पीड से मूव किया है भले ही डायरेक्शन चेंज हो रहा हो, तो डिस्टेंस इज स्पीड इंटू टाइम, v इंटू टी, तो v इंटू 2l/3v, और ये v कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2l/3। और ये स्ट्रेट लाइन पाथ पर नहीं मूव करते। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, ये जो मूव करते हैं, अगर इसका डायग्राम थोड़ा बनाया जाए, सपोज ये इनिशियल पोजीशन है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इनका जो मीटिंग होगा वो कुछ ऐसा, ये थोड़ा सा सिमेट्रिकल होगा, और ऐसे जाके ये ऐसे मीट करेंगे सेंटर पर, और ये जो कर्व पाथ है इसका लेंथ हो जाएगा 2l/3। डिस्प्लेसमेंट भी कभी कभी पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है, लेकिन ज्यादातर यही 3 क्वेश्चन। डिस्प्लेसमेंट के लिए सेंटर, क्योंकि सिमेट्री है, सेंटर से इस किसी एक कॉर्नर का हमको डिस्टेंस बताना है, और ये हमने बेसिक मैथमेटिक्स के दौरान बताया था l/√3। तो l/√3 इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और 2l/3 डिस्टेंस हो जाएगा, ये कर्व जो है इसका लेंथ हो जाएगा। और इस तरीके से ये ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, सब में ये काम आता है। अब स्क्वायर में चीजें थोड़ी आसान हो जाती हैं, क्योंकि स्क्वायर में अगर मैं देखूं तो वेलोसिटी ऐसा ऐसा इस तरह से ये सबकी वेलोसिटी है, और हम किसी एक पर बैठ जाए, सपोज इस पर बैठ गए, इस पर बैठेंगे और सामने वाले को देखेंगे, तो सामने वाले में वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करनी पड़ेगी। अब ये दोनों चूंकि 90 डिग्री पर हो गए, और हमको वेलोसिटी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग इसी के अलोंग निकालनी, इसलिए इसका कोई कंपोनेंट नहीं बनेगा। सिर्फ ये v जो है यही रिस्पॉन्सिबल है डिस्टेंस कम करने के लिए। तो यहाँ पर चीजें और आसान हो जाती है। साइड लेंथ अगर ए है तो टाइम सीधे निकालना हो तो सिंपली a/v हो जाएगा, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा तो v से मल्टीप्लाई कर दो तो डिस्टेंस हो जाएगा a। मीट करेंगे ये भी सेंटर पर, और सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस a/√2, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी रेगुलर पॉलीगन में, हेक्सागन में भी पूछा जाता है, हेक्सागन के 6 कॉर्नर पर है और सब एक दूसरे की तरफ दौड़ रहे हैं, तो उसमें भी हम रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग निकाल के काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, बच्चे बड़ा फैसिनेट होते हैं इस क्वेश्चन से, ऐसे घूम रहा है तो बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं इस क्वेश्चन को। तो जैसे मैंने कहा, ये क्वेश्चन का बहुत सारा पार्ट है, लेकिन में लिमिटेशंस होते हैं क्वेश्चन के, और हमारा नॉलेज का भी लिमिटेशन है। अभी हमने बहुत कुछ नहीं पढ़ा है, तो कुछ पढ़ लेने के बाद भी कुछ चीजें
इसके बाद आ सकती है। नेक्स्ट जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है सर्कुलर मोशन। आपका जो टेस्ट पेपर है वो रेडी हो चुका है, लेकिन उसमें सर्कुलर मोशन नहीं डाला है। हम लोग हो सकता है सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लें, लेकिन सर्कुलर मोशन हमने नहीं डाला है। सर्कुलर मोशन हो सकता है एक साथ वर्क एनर्जी पावर में ही आए, तो मुझे लगा कि शायद सर्कुलर मोशन अच्छे से नहीं हो पाएगा, इसलिए हमने क्वेश्चन पेपर में सर्कुलर मोशन नहीं डाला, सिर्फ वेक्टर्स एंड प्रोजेक्टाइल मोशन डाला। सर्कुलर मोशन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स की इसमें बहुत सारी चीजें जरूरत पड़ेंगी। सर्कुलर मोशन रियल लाइफ में सर्कुलर मोशन करती हुई बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम डेली बेसिस पर देख सकते हैं। सबसे तो इंटरेस्टिंग फैन ही है, घड़ी है अपनी, जो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। तो सर्कुलर मोशन के लिए क्या चाहिए? सर्कल। सर्कल क्या होता है? सर्कल इज अ लोकस ऑफ पॉइंट which is equidistant from a given point. मैथमेटिकली अगर सर्कल को हम डिफाइन करें तो सर्कल क्या होता है? लोकस ऑफ पॉइंट्स which is equidistant from a given point. और ये गिवन पॉइंट होता है सेंटर ओ, और यहां से इसके जो डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेडियस आर। अगर इस पाथ पर कोई भी बॉडी मूव करे तो उसके मोशन को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन। अब कोई भी सर्कल में मूव करने के दो तरीके हैं, या तो ऐसे मूव करेगा या फिर ऐसे मूव करेगा, और कोई थर्ड पॉसिबिलिटी नहीं है। ये जो डायरेक्शन है इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। ये जो तरीका है इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। बहुत सिंपल सी बात है, घड़ी जैसे मूव करे वैसा क्लॉकवाइज, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज। अब कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो दो तीन बातें हैं जो हम लोग बोल सकते हैं, जैसे उसकी स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड वेरिएबल है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेरिएबल है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकता है, नहीं हो सकता है, बहुत सारी बातें। तो सर्कुलर मोशन को डील करने का दो तरीका होता है। एक होता है हमारा लीनियर वेरिएबल्स और एक होता है एंगुलर वेरिएबल्स। लीनियर वेरिएबल एंड एंगुलर वेरिएबल, ये दोनों को एक बार हम लोग देखते हैं। लीनियर वेरिएबल, लीनियर वेरिएबल का मतलब लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर डिस्टेंस। इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, हाँ डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, डिस्टेंस भी हो सकता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों हो जाएगा। इस तरह से। और दूसरा हमारा जो नया हम लोग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं वो है एंगुलर वेरिएबल्स, जिसके अंदर कुछ टर्म्स आएंगे जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा के टर्म्स में, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये सब सिंबल है स्टैंडर्ड, और ये अल्फा। ये सब एंगुलर वेरिएबल्स है, ये हम लोग ने अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया, इसको इंट्रोड्यूस करना है।
तो सर्कुलर मोशन को दोनों तरीके से डील करते हैं, लीनियर वेरिएबल्स के भी टर्म्स में डील करते हैं और एंगुलर वेरिएबल्स के भी टर्म्स में डील करते हैं। यह जो एक्सेलरेशन है इसकी भी वैरायटी होती है, लेकिन इस पर हम लोग बात करेंगे कि इसमें कौन कौन सी वैरायटी होती है। सबसे पहले तो कि कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो अगर एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर जाता है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ये सब जितनी बातें हैं वो अपन डिस्कस कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन से हम लोग इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी कराया गया है, लेकिन अगर पहले की सारी बातें बच्चों को याद हो जाए तो फिर टीचर का काम ही खत्म हो जाए। मान लेते हैं कि एक बॉडी यहां से चलना शुरू किया, t इक्वल टू 0 पर वो यहां पर था और कुछ समय के बाद वो यहां आ गया है and this angle is theta। ये एंगल थीटा होगा। अगर if body is moving with constant speed v, वैसे तो स्पीड भी चेंज हो सकता है, लेकिन अभी भी स्पीड को हमने कांस्टेंट रख दिया v, और बॉडी ए पोजीशन से स्टार्ट किया है और बी पोजीशन तक गया है। क्या क्या निकालना है अपने को? फाइंड डिस्टेंस कवर्ड, दूसरा डिस्प्लेसमेंट, तीसरा एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, और पांचवा एवरेज एक्सेलरेशन। ये पांच चीजें अपने को निकालनी है। चलिए ट्राई कीजिए और सब लोग ट्राई करेंगे। ये चीजें पहले भी डिस्कस हुई हैं। सारे पार्ट हो गए? Yes. वेरी गुड, वेरी गुड।
आफिया और आध्या, ये दो लोगों ने कर लिया है। गुड, वेरी गुड। कुछ क्वेश्चन आसान है और कुछ क्वेश्चन मुश्किल है। सारे क्वेश्चन आसान नहीं है, ये मैं भी जानता हूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सबसे पहले हम लोग, एक मिनट, इसमें रेडियस की भी जरूरत पड़ेगी बच्चे। रेडियस आर ले लो, मैं एक्सप्लिसिटली इसको दिया नहीं था, आर रेडियस चाहिए होगा। ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड कौन बताएगा? चलिए आप बताइए। सर आर थीटा। ओके, वेरी गुड। डिस्प्लेसमेंट, ये आधे आप बताइए। सर 2r sin theta by 2। 2r sin theta by 2, ओके। एवरेज वेलोसिटी, मल्हार। एवरेज स्पीड रहने दो, एवरेज वेलोसिटी बताओ। एवरेज स्पीड v। नहीं, एवरेज स्पीड नहीं, एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी मैंने देखा नहीं सर, एक सेकंड। अच्छा, ठीक है। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, ये तीन चीजें हैं। एवरेज स्पीड इज वेरी सिंपल। कौन बताएगा एवरेज स्पीड? आप ये बताओगे एवरेज स्पीड? आध्या, मेरा रॉन्ग है शायद। एवरेज स्पीड, आध्या। सर v। वेरी गुड। देखो, एवरेज स्पीड में बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। जब कांस्टेंट स्पीड से कोई भी बॉडी मूव करता है तो एवरेज स्पीड वही होती है जो कांस्टेंट स्पीड होता है, तब एवरेज का कोई मतलब नहीं है। जब स्पीड चेंज ही नहीं हो रही तो एवरेज क्यों चेंज होगा? मतलब एवरेज दूसरा क्यों होगा, मेरा पॉइंट ये है। इसलिए जब कांस्टेंट स्पीड से कोई भी बॉडी मूव कर रहा हो तो एवरेज स्पीड का जहां तक सवाल है वो वही हो जाएगा जो दिया हुआ है। हाँ, वेलोसिटी अलग होगा, एक्सेलरेशन अलग होगा। पहले तो ये तीन चीजें, और पहले दो चीजें, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाई रेडियस, ये तो हमने यूनिट एंड मेजरमेंट में ही सिखाया था। एल इज इक्वल टू आर थीटा। जो पहला क्वेश्चन था कि ये जो, अगर मैं ए से बी तक ये जो आर्क लेंथ में जिसको रेड कर रहा हूं, अगर इसका लेंथ निकालना है तब तो डायरेक्टली यही से निकल चुका ही। एंड दिस इज व्हाट द डिस्टेंस इज, यही तो डिस्टेंस। डिस्टेंस कवर्ड इज व्हाट? ए बी, आर्क लेंथ ए बी, जो आर थीटा हो। वेरी सिंपल। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट तो नो डाउट, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन अगर हम यहाँ ज्वाइन करें तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। और इसका लेंथ कैसे निकालें? तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है तो ये है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए। और परपेंडिकुलर ड्रॉप करने से ये इसको बाइसेक्ट करेगा, बिकॉज ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये भी आर है, ये भी आर है। ये दोनों जब आपस में सेम हो गए हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर और अदर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है साइड लेंथ को। और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं अपने को। और इंडिविजुअल एंगल अगर हम देखें तो इंडिविजुअल एंगल हमारा थीटा बाई 2 हो जाएगा, ये भी थीटा बाई 2 हो जाएगा, ये भी थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब अगर कोई भी एक ट्रायंगल को अगर ले ले, मान लो इस पॉइंट को ले लिया हमने सी, इस पॉइंट को ले लिया सी, तो यहाँ पर वो ट्रायंगल को थोड़ा सा, वैसे जरूरत नहीं है फिर भी चलो ठीक है, कुछ इस तरह का सिचुएशन दिख रहा है। ये एंगल है थीटा बाई 2, ये है 90 डिग्री और ये है आर, तो ये लेंथ हाइपोटेन्यूज की तरफ बिहेव करेगा और ये हो जाएगा आर साइन थीटा बाई 2 सामने वाली साइड। और जितना ये है उतना ही ये है, मतलब
BC is equals to AC is equals to R sin theta by 2। तो दोनों को जब ऐड कर देंगे तो ये 2R sin थीटा बाई 2, ये दोनों बिल्कुल ही करेक्ट रिजल्ट्स हैं। वेरी वेरी गुड। और जैसे एवरेज स्पीड बताया, डिस्टेंस बाई टाइम करना है लेकिन डिस्टेंस तो हमने निकाल लिया, टाइम कैसे निकालें? तो कांस्टेंट स्पीड से टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस ही बाई टाइम करना होगा, इसलिए एवरेज स्पीड में कोई ज्यादा दम नहीं है, ये वही हो जाएगा जो भी है। स्पीड जब वैरी करता है तब एवरेज स्पीड अपने को कैलकुलेट करने की जरूरत भी पड़ती है। पूरे टाइम जब बॉडी कांस्टेंट स्पीड से ही मूव कर रहा है तो फिर क्या दिक्कत है? ए से बी तक जाने में बॉडी को टाइम कितना लगेगा, तो ये भी अपने को समझ में आना चाहिए। दैट विल बी एल बाई वी। ये जो एल है डिवाइड बाई वी, ये हमारा टाइम हो जाएगा, और एल का वैल्यू है आर थीटा, और स्पीड है अगर वी, तो ये हो जाएगा टाइम टू रीच फ्रॉम ए टू बी। अब बात आती है एवरेज वेलोसिटी, जो फोर्थ वाला है। एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होना पड़ेगा वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और ये डिस्प्लेसमेंट हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, 2R sin थीटा बाई 2, 2R sin थीटा बाई 2 डिवाइड बाई टाइम हमारा है R थीटा अपॉन V। तो दिस R विल गेट कैंसल्ड और ये हो जाएगा 2V sin थीटा बाई 2। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। ये जो डिस्प्लेसमेंट है जिसका रिजल्ट 2R sin थीटा बाई 2 आया है, ये हर समय वैलिड रिलेशन है। बोलने का मतलब है कि अगर किसी सर सर्कुलर वो नीचे पाथ, थीटा भी है ना? हाँ सॉरी थीटा भी होगा ना यार, भाई थीटा छूट गया, सॉरी, थीटा भी होगा। ये जो डिस्प्लेसमेंट हम बोल रहे थे कि ये जो रिजल्ट है ये हमेशा वैलिड, ऑलवेज वैलिड रिजल्ट है। जैसे कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है और वो यहां से उठ के यहां आ गया, सपोज ये ए है और ये बी, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, तो देखा जाए तो इस समय जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है पाई, ये 180 डिग्री। अगर इस थीटा की जगह पाई डाल दो ये पाई बाई 2 हो जाएगा, और साइन 90 का वैल्यू होता है 1, तो ये पूरा वैल्यू 2R के बराबर हो जाएगा, जो कि 2R होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो रिजल्ट है ये सिर्फ हमने एवी निकाला है, ऑलवेज वैलिड रिजल्ट है ये। अगर थीटा 90 डिग्री सपोज यहाँ पर ऐसा कर दिया जाए तो डिस्प्लेसमेंट रूट 2R आना चाहिए, और वो आ जाएगा। थीटा का वैल्यू 90 डालेंगे तो 45 होगा, 1/√2 का टर्म आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो √2R, ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो ये हमेशा वैलिड रिलेशन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ थीटा के लिए हमने निकाल लिया और इसका कोई महत्व नहीं है। 90 और 180 के लिए हमको सीधे सीधे चीजें दिख जाती हैं, लेकिन थीटा के लिए नहीं दिखता, इसलिए ज्यादा जनरल रिजल्ट है। और डिस्टेंस का तो खैर वो तो आर्क लेंथ बाई रेडियस, ये तो डेफिनेशन ऑफ रेडियन से ही चला आता है। एवरेज स्पीड जैसे मैंने बताया कि अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एवरेज स्पीड भी रहेगी। और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट हमने निकाल लिया है, टाइम हमारा r थीटा बाई v है, तो वहां से टाइम। अब जो लास्ट क्वेश्चन है एवरेज एक्सेलरेशन, और यही सबसे इंटरेस्टिंग बात है, एवरेज एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी, क्योंकि एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए अपने को चेंज इन वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। एवरेज एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है इसका होता है चेंज इन वेलोसिटी। तो कितने बच्चों को ऐसा लगता है कि सर स्पीड तो चेंज ही नहीं हो रहा है?
तो फिर चेंज इन वेलोसिटी तो जीरो हो जाना चाहिए। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा, सही बात है, लेकिन डायरेक्शन पूरे टाइम चेंज होता है। किसी भी सर्कुलर पाथ पर अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है, और बताओ, ये टॉपिक चलो मल्हार ने नहीं पढ़ा है, लेकिन आकाश में तो सब ये टॉपिक सिखा दिया गया है ऑलरेडी। और ये सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन है। यही तो मैं कहता हूँ कि क्या पढ़ा रहे हैं और तुम लोग क्या पढ़ रहे हो, मुझे नहीं समझ आता है कि पहले वहां पढ़ा दिया जाता है और यहाँ पर उसके बाद ही पढ़ाया जाता है, तब भी मेरे को सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दिखता कि हाँ हमको लगे कि बच्चों ने चीजों को कुछ सीखा है, एक आध बच्चों के अलावा। ये पहला क्वेश्चन सर्कुलर मोशन का होता है इन जनरल। हमको ऐसा रॉकेट साइंस नहीं सिखा रहे हैं, ये बेयर मिनिमम है कि अगर कोई सर्कुलर मोशन सिखाएगा तो इतना तो कम से कम सिखाना ही चाहिए, ये क्वेश्चन से स्टार्ट तो करना ही चाहिए। लेकिन सिर्फ 3 बच्चों ने 4 बच्चों ने हैंड रेस करके आंसर किया, बाकी बच्चे नहीं कर पाए, तो इसका सीरियसली मतलब है कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया या फिर सिखाया नहीं गया उस तरीके से। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जब बॉडी मूव कर रहा होगा तो टेंजेंशियल डायरेक्शन का मतलब होता है along tangent like this। तो ये हमारी वेलोसिटी है। सिमिलरली यहाँ पर वेलोसिटी कुछ ऐसी हो जाएगी। हर समय जो वेलोसिटी है वो 90 डिग्री एंगल बनाती है रेडियस वेक्टर से। अगर सपोज बॉडी यहाँ पर होगा तो यहाँ पर ऐसा, अगर यहाँ पर बॉडी होगा तो टेंजेंशियल लाइक दिस। हर जगह ये 90 डिग्री वाला फंडा ही काम करता है। ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, और अगर मैं डायरेक्शन को काउंट करूं, भले मैग्नीट्यूड तुमको लग रहा होगा कि सेम है सर, लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं होने की वजह से वेलोसिटी में तो चेंज हुआ है। और इस क्वेश्चन के लिए v इनिशियल अगर मैं देखूं तो ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका लेंथ और जिसका मैग्नीट्यूड बेसिकली v है, और v फाइनल हमारा एक ऐसा वेक्टर है, और संयोग से इसका भी मैग्नीट्यूड v है। अब मेरे को बता सकते हो कि ये वर्टिकल के साथ ये जो v है वो कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल कितना होगा, व्हाट इज दैट एंगल। बहुत आसानी से इस बात को समझा जा सकता है कि एंगल थीटा होगा, क्योंकि जितने एंगल से ये रेडियस हमारा रोटेट हुआ है उतने ही एंगल से वेलोसिटी भी रोटेट हुआ होगा। क्योंकि एक ऐसा समझ लो कि एक रॉड है जिसमें एक 90 डिग्री पर रॉड हमने वेल्ड कर दिया है, तो इस रॉड को जितने से रोटेट करेंगे उतने से वो भी रॉड रोटेट होगा। और क्या होगा, और भी तरीके इसको प्रूव करने के, बट दिस इज द इजीएस्ट वे। वर्टिकल के साथ ये थीटा एंगल बनाएगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इसको नीचे एक्सटेंड कर दो, ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये 90 डिग्री है तो ये थीटा हो जाएगा। तो 1000 तरीके हैं प्रूफ करने के, लेकिन सबसे सिंपल तो यही था कि रोटेट जितना ये रोटेट होगा उतना वो रोटेट होगा। ये भी फाइनल है। और चेंज इन वेलोसिटी, सबसे पहला बात कि हमको चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है। इसका मतलब होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, और ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन। अगर अभी दोनों वेक्टर के बीच का एंगल हमसे पूछा जाए तो ये थीटा है, लेकिन जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो 180 माइनस थीटा हो जाएगा। लाइक इनिशियल वेलोसिटी का नेगेटिव वेक्टर अगर ड्रॉ करें तो ये नीचे की तरफ हो जाएगा, ये माइनस भी हो जाएगा, और यही तो हमको करना है, इसको ऐड करना है इसके साथ। तो अब ये एंगल जो होगा ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा। अब दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा और दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम हो तो रिजल्टेंट क्या होता है, यानी कि डेल्टा वी मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ये हमको पता है अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और कॉस 180 माइनस थीटा आना पड़ेगा। कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा 2v स्क्वायर
माइनस 2v स्क्वायर कॉस थीटा, और ये 2v स्क्वायर अगर कॉमन कर लिया जाए तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा 2v साइन थीटा बाई 2। यहाँ पर एक रिजल्ट जो हमने यूज किया है वो है cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर जब हमको 1 माइनस कॉस 2 थीटा की बात आ जाए तो cos 2 थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा और अदर 2 साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिख लो। वन माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर 2 थीटा है तो यहाँ थीटा आ गया, अगर यहाँ पर थीटा होता तो थीटा बाई 2 जो हमने किया है। यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा था तो हमने 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख दिया। ये सारी चीजें, ये पूरा क्वेश्चन ही कराया हुआ है, मुझे खोजना पड़ जाएगा, लेकिन ये सारा क्वेश्चन ही, और वो भी कब, बेसिक मैथमेटिक्स के टाइम, जब वो भी क्या दिन थे, तुम लोग को भी याद आ रहा होगा। ये सब बेसिक मैथमेटिक्स के टाइम कराया हुआ क्वेश्चन है, जाके देखना। तो ये हमारा चेंज इन वेलोसिटी आ गया और ये नॉन जीरो है, इसलिए अगर हमसे कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है और उससे पूछा जाए कि वेलोसिटी का चेंज हो रहा है, तो हो रहा है या नहीं हो रहा है, इवन इफ स्पीड इज कांस्टेंट। हम ऐसा नहीं करें कि स्पीड कांस्टेंट ही रहे पूरे टाइम, स्पीड भी वेरिएबल हो सकता है लेकिन अगर स्पीड कांस्टेंट रहे फिर भी वेलोसिटी का चेंज होता है, और कितना होता है, एक जनरल थीटा के लिए ये चीज हमने निकाल लिया 2v साइन थीटा बाई 2। और जैसा अलग अलग थीटा पर, जैसे 90 डिग्री पर अगर हो पार्टिकल तब चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, 180 डिग्री पर हो तो कितना होगा, तो ये सब यहीं पर थीटा का वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हमको एवरेज एक्सेलरेशन निकालना था, जो 5वां क्वेश्चन था। वैसे ये भी रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ऐसा नहीं है कि इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। 2v sin theta by 2 that is the change in velocity for any angle theta, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और इसके बाद जो हम लोग लिखने जा रहे हैं वो तो खैर है ही, वो है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम डेल्टा v अपॉन t। अब डेल्टा v हमने निकाल दिया 2v sin थीटा बाई 2 होल डिवाइड बाई r थीटा बाई v। तो देखोगे ये v ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2v स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा, और एक आर भी रहेगा, सॉरी, और एक ऐसा इसको भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई थीटा बाई 2। कुछ इस तरह का ये एक्सप्रेशन एवरेज एक्सेलरेशन का आता है। जो हमारा क्वेश्चन था उसका ये आंसर हो चुका, इससे आगे अब कुछ करने की जरूरत नहीं थी। ये हमारा सर वो थीटा ही होगा नीचे, थीटा बाय 2 कैसे होगा? क्या, सर वो डिनोमिनेटर में थीटा ही होगा ना, थीटा बाय 2 कैसे होगा? 2 का टर्म ऊपर था तो नीचे लेके चले आए, ऊपर में एक 2 का हाँ टर्म हाँ था, ठीक है,
हाँ हाँ और ये जानबूझ के लाया है, ऐसा थोड़े ना है कि ऐसे ही आया है, वो उसको जानबूझ के लाया गया है कि अगर थीटा बहुत छोटा हो जाए, वेरी स्मॉल, यानी कि हमसे एवरेज की जगह इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात की जाए, अगर थीटा बहुत छोटा हुआ मतलब बॉडी इतना दूर ना मूव करके एकदम छोटा डिस्टेंस मूव, एकदम छोटा, डी थीटा वेरी स्मॉल, थीटा टेंड्स टू जीरो, तो जो एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। So, जो भी हमने एवरेज एक्सेलरेशन निकाला है, दिस विल टेंड्स टू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो ये जो एक्सप्रेशन है, इसमें अगर ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है तो इसमें लिमिट डालनी पड़ेगी, थीटा टेंड्स टू जीरो। जैसे डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डालते थे, तो डेल्टा टी और टाइम अगर जीरो होगा तो थीटा भी जीरो हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। और ये हमारा जो वी स्क्वायर अपॉन आर साइन थीटा बाई टू डिवाइड बाई थीटा बाई टू, तो जब थीटा जीरो की तरफ हो रहा है ना, तो थीटा बाई टू भी जीरो की तरफ टेंड्स करेगा। और एक मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं इसको, थीटा टेंड्स टू जीरो साइन थीटा अपॉन थीटा, ये होता है 1। ये एक मैथमेटिक्स का रिजल्ट है, इसको अगर चाहो तो याद कर सकते हो, कैसे आता है ये सब हम नहीं बताना चाहते, ये सब प्योर मैथमेटिक्स है। और प्योर मैथमेटिक्स का पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन अब हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग फिजिक्स पढ़ने लगे हैं, मैथमेटिक्स हमने बहुत पढ़ लिया है। तो बस ये चीज अपने को करनी कि इस पूरे टर्म को 1 से इक्वेट कर देना है, और हमारा जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा वो सिंपली v स्क्वायर बाई आर आ जाएगा। और ये तब आया है जब स्पीड कांस्टेंट है। ये देखो, ये एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है v स्क्वायर बाई आर, ये तब आया है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो इस एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं रेडियल, नॉर्मल, और सबसे जो फेमस नाम है इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये तीनों नाम से इसको नवाजा जाता है, सबका अपना अपना मतलब है। इस पर भी हम लोग आएंगे कि ये क्या है, कैसे आ गया, क्या हो गया, लेकिन अभी के लिए हम लोग यहीं पर रुकते हैं। सिर्फ इतना समझ में आना चाहिए कि एक बॉडी सर्कुलर पाथ और मूव कर रहा है तो उसका एक्सेलरेट और कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, उसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, उसका भी एक्सेलरेशन होगा, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई आर। बस इतना अपने को अभी समझ में आना चाहिए। और ये पूरा डिस्कशन अलग अलग चैप्टर में अलग अलग तरीके से इस पूरे डिस्कशन पर क्वेश्चन आते हैं। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये तो हमारा फर्स्ट चैप्टर मोशन 1D में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और उसमें भी हमने डाउट डिस्कशन में भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया है बहुत बार। लेकिन क्या होता है, मुझे पता है मेडिकल के बच्चों का कुछ क्रश, मतलब हाँ वही बोलते हैं कर्श है, कर्श, क्रश नहीं, कर्श। 10-15 क्वेश्चन हमने अभी तक फिगर आउट किए हैं कि एक मेडिकल के बच्चे को वो 10 क्वेश्चन चाहे जितनी बार सिखा दो, जितनी बार सिखा दो, वो एग्जाम में उसको नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। वैसे एक क्वेश्चन ये जो अभी हमने क्वेश्चन कराया ना, ये 5, इसमें से एक आध बच्चा अगर याद कर ले तो याद कर ले, लेकिन ये 5 एक बार में आज से 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद अगर करेक्ट कर दे, इम्पॉसिबल बात है, हो ही नहीं सकता। और चाहे मैं इसको 10 बार डिस्कस कर दूं, 15 बार डिस्कस कर दूं अलग अलग टाइम पर, इट इज इम्पॉसिबल एग्जाम में अगर ये 5 आ जाए और बच्चा 5 करेक्ट कर दे। पता नहीं इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है, आई डोंट नो, लेकिन बच्चे करते ही नहीं पाते। अच्छा बच्चा नहीं करता, मतलब एवरेज वाले बच्चे का तो बात थोड़ा ठीक है, अच्छा बच्चा भी सर ये कैसे होगा, सर ये कैसे होगा।
तो और हर बार की बात मैं फिर से तुम लोग से भी कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देख लो। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं कभी ना कभी 2 साल में रिपीट होना ही होना है, और जब आएगा तो फिर से तुम लोग सोचोगे कि सर ये हुआ कैसे। और ये सारी कहानी यहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है, जबकि हमने सर्कुलर मोशन भी स्टार्ट भी नहीं किया है। इट्स नॉट सर्कुलर मोशन, दिस जस्ट द बिगिनिंग ऑफ सर्कुलर मोशन। तो अच्छे से इस पूरे डिस्कशन को अपने को देखना है, अपने को ध्यान में रखना है, और कभी दोबारा ऐसा मौका है तो अपने को याद रखना है कि ऐसा कुछ डिस्कस हुआ है और सर ने इतना बकबक करके इसको डिस्कस किया था। तो कभी गलती से अगर दोबारा आ जाए तो इसको दोबारा देख लेना है, क्योंकि याद नहीं रहेगा ये तो मेरे को पता है। अच्छे अच्छे बच्चे इस बात को भूल जाते हैं। कहो तो हम तुमको एक बार और मेरे को सर्च करना पड़ेगा, नहीं तो ये पूरा कराया हुआ है कि हम चाहे दिखा सकते हैं। या तो डाउट डिस्कशन में होगा, नहीं तो रेगुलर क्लास में होगा मैथ्स के दौरान, लेकिन ये बिना कराए हम यहाँ तक नहीं पहुंचते। ट्रिग्नोमेट्री जब सिखाया था उस समय भी ये चीज डिस्कस हुई होगी। खैर, अभी ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि कोई भी सर्कुलर मोशन में अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है और थीटा डिस्टेंस और थीटा एंगल बनाया स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट के बीच में, तो ये सारी जो चीजें हैं, जैसे मैं एवरेज वेलोसिटी भी इसके सामने आंसर लिख देता हूँ। एवरेज वेलोसिटी हमारी आई थी 2v sin थीटा बाई 2 होल डिवाइड बाई थीटा, और एवरेज एक्सेलरेशन हमारा आया था v स्क्वायर बाई आर sin थीटा बाई 2 डिवाइड बाई थीटा बाई 2। और इसी से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकला था, जो मैंने क्वेश्चन में पूछा नहीं था, लेकिन इसको हमने लिमिटिंग वैल्यू से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और सिंपली एक्सेलरेशन का मतलब वही होता है, वो निकाला था, जो कि v स्क्वायर बाई आर होता है। तो इस क्वेश्चन को मैं फिर से कर रहा हूं, भूलना मत। ये क्वेश्चन भूलने की चीज नहीं है। अब वापस से हमको थोड़ा बहुत सर्कुलर मोशन का आइडिया हो गया है, डायरेक्शंस वगैरह के बारे में थोड़ी बातें क्लियर हो गई हैं। दोबारा से सर्कुलर मोशन की बात शुरू करते हैं। सर्कुलर मोशन दो तरीके के हो सकते हैं। एक जिसमें स्पीड कांस्टेंट हो, और एक जिसमें स्पीड कांस्टेंट ना हो, स्पीड वेरिएबल। बच्चे कहते हैं सर स्पीड की जगह वेलोसिटी क्यों नहीं डाला। तो एक बात हमेशा याद रखना, इन सर्कुलर मोशन वेलोसिटी नेवर बी कांस्टेंट। वेलोसिटी कभी कांस्टेंट हो ही नहीं सकता, चाहे वो कैसा भी मोशन हो, सर्कुलर मोशन। इसलिए वेलोसिटी पर कभी ये बात डिस्कशन में नहीं आनी चाहिए कि सर वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों नहीं है। ये साफ साफ यहाँ पर इस डायग्राम से समझ में आना चाहिए कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हम चेंज सेम कर सकते हैं, डायरेक्शन तो चेंज होता ही रहेगा। और किसी वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तब भी वो वेक्टर चेंज हो जाता है। ये चीज हमको समझ में आनी चाहिए। ये दो वेक्टर हमने भले ही सेम मैग्नीट्यूड के बनाए हैं, लेकिन ये दोनों वेक्टर अलग अलग हैं, दे आर नॉट द सेम। इसलिए वेलोसिटी का सेम होना इम्पॉसिबल बात है, नहीं हो सकता। सिर्फ स्पीड सेम हो सकता है, और अगर स्पीड सेम हो गया, जैसे स्पीड कांस्टेंट, इस तरह के मोशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और ये जो टाइप है इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को शॉर्ट में बोला जाता है यूसीएम।
और ये इंटीग्रल पार्ट है। बहुत जगह ये यूसीएम और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की जरूरत पूरे फिजिक्स में पड़ती है। और ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसकी भी जरूरत है, ऐसा नहीं बोलेंगे कि इसका जरूरत नहीं है, लेकिन इसका कम है। ज्यादातर सिचुएशंस में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और ये एक पीरियोडिक मोशन भी होता है। पीरियोडिक मोशन क्या होता है ये अपने को बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जो अपने एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर रिपीट करे मोशन, उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन। ये एक पीरियोडिक मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पीरियोडिक मोशन नहीं है, इसलिए उसका ज्यादा यूज हम लोग करते हैं, लेकिन मैक्सिमम सिचुएशन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही हमारा पढ़ने में आता है। जैसे घड़ी की सुइयां हैं, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है। अर्थ हमारा है, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है। फैन जो है हमारा, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है। एवरीथिंग दैट वी कैन सी in day-to-day life are performing circular motion, and that is uniform circular motion. तो अपने को एक बेसिक आइडिया सर्कुलर मोशन का धीरे धीरे समझ में आने लगा, और एंगल्स, डायरेक्शंस, इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा बात समझ में आने लगा होगा। नाउ हमने एंगुलर वेरिएबल्स की बात की थी और हमने लीनियर वेरिएबल्स की बात की थी। तो खैर, लीनियर वेरिएबल स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सब तो बहुत पहले सबने पढ़ रखा है। लेकिन एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स एंगुलर वेरिएबल्स, ये हम लोग के लिए पहली बार है। क्या होते हैं ये, एक बार देखो। एंगुलर वेरिएबल्स, इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब जैसे कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो इसको देखने का एक तरीका हो सकता है एंगुलर वेरिएबल्स के टर्म्स में। हम कोई भी एक रेफरेंस लाइन, जनरली वो एक्स एक्सिस ही होता है रेफरेंस लाइन, और इससे एंगल के टर्म्स में उसका पोजीशन वगैरह शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लेते हैं कि कोई बॉडी यहां पर है एट t0, कहीं भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर मैंने इसको ज्वाइन किया लाइक दिस, और ये एंगल बना रहा है थीटा 1 और थीटा i, एक तरीके से एंगुलर पोजीशन हो गया। और ये बॉडी मूव करता करता, सपोज ये बॉडी मूव करता करता यहां आ गया, लेट्स एट t इज इक्वल्स टू t, टाइम t के बाद वो यहां पर आ गया। इसको अगर ज्वाइन किया और इस एंगल को मेजर किया उस रेफरेंस लाइन से, ये हो गया थीटा फाइनल। तो थीटा इनिशियल और थीटा फाइनल, इसके पोजीशंस हो गए वेरी मच सिमिलर टू लीनियर पोजीशन। बॉडी, ये रेफरेंस ओरिजिन है, मान लो यहां से चलना शुरू किया -2 से और +4 तक चला, तो ये -2 से +4, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। उसी तरह से थीटा इनिशियल -2 है, थीटा फाइनल 4 है, और इनके बीच का जो ये गैप है, इसी को बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट थीटा। इसको हम लोग लिख सकते हैं थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल। दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जनरली ये सारे एंगल्स रेडियन में लेने चाहिए, वैसे डिग्री में लेते हो तो भी कोई बुरा नहीं है। ऑल एंगल्स मस्ट बी रेडियन, all angles must be in radian.
ये जरूरी है। अब हम लोग डिग्री का यूज कम करेंगे, रेडियन का यूज ज्यादा करेंगे, और यूनिट एंड मेजरमेंट में ये सारा डिस्कशन हुआ है कि डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है, कैसे कन्वर्ट करते हैं, ब्ला ब्ला। अब ये जो वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी, इससे भी एवरेज और इंस्टेंटेनियस की बात हो सकती है। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, ये सिंबल एवरेज का होता है, दिस मीन्स एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। जैसे डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी करते थे वैसे ही। और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की बात की जाए तो जैसे dx बाई dt होता था, वैसे ही dv बाई dt हो जाएगा। सॉरी, डी थीटा बाई dt ना, सॉरी क्या लिख रहे हैं, डी थीटा बाई dt। ये सब सारी चीजें लीनियर वेरिएबल वाले टर्म से रिलेट कर सकते हैं, जैसे एवरेज स्पीड डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx बाई dt, एवरेज एक्सेलरेशन डेल्टा v बाई डेल्टा टी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन dv बाई dt। ये सब चीजें हमने लीनियर काइनेमेटिक्स में ऑलरेडी की हुई है, बस इसी को रेप्लिकेट कर रहे हैं यहाँ पे। एक्सेलरेशन की अगर बात की जाए तो इसमें भी एवरेज एक्सेलरेशन का बात आ जाएगा, और इसके लिए डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा थीटा और डेल्टा टी सॉरी, और इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन डी ओमेगा बाई डी टी। तो जैसे लीनियर वेरिएबल्स हैं वैसे ही एंगुलर वेरिएबल्स हैं। यूनिट्स के बारे में एक बार देख लो। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होता है, इसलिए इसका एसआई यूनिट रेडियन है। एसआई यूनिट रेडियन, RAD इन शॉर्ट। एंगुलर वेलोसिटी ये हमारा हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड, और ये हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये यूनिट्स हो गए। और जहां तक बात है डायमेंशंस की, तो रेडियन का डायमेंशन होता नहीं है। रेडियन एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, याद रखना। इसलिए थीटा का डायमेंशन अगर हमसे पूछे तो ये तो डायमेंशनलेस हो जाएगा, m0 l0 t0। और ओमेगा का डायमेंशन अगर पूछा जाए तो ये सिंपली t-1, और अगर अल्फा का पूछा जाए तो ये हो जाएगा t-2। क्योंकि रेडियन का कोई डायमेंशन नहीं होता है। पर सेकेंड और पर सेकेंड स्क्वायर के लिए ये दो टर्म आए। और कभी भी अगर हम सर्कुलर मोशन को एंगुलर वेरिएबल्स के टर्म्स में डील करते हैं तो इसी तरीके से करना पड़ेगा। दूसरी बात आती है कि ये सारे जो क्वांटिटीज हम नए नए डिफाइन कर रहे हैं, क्या ये वेक्टर्स हैं या स्केलर हैं, क्या है? तो थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजिंग बात हम बोलने वाले हैं, लेकिन अब क्या करें, है तो है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन की। एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। आर वेक्टर क्वांटिटी। क्लियरली इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन ये एक स्पेशल टाइप ऑफ वेक्टर्स होते हैं, इनको बोला जाता है एक्सियल वेक्टर्स। अभी नया एक्सियल वेक्टर का क्या मतलब है? देखो, सर्कल हमेशा एक प्लैनर फिगर है, और हम लोग इस तरह से जब डायग्राम बनाते हैं तो सर्कल को बिल्कुल ऊपर से देखते हैं। लेकिन अगर सर्कल को साइड से देखा जाए, जैसे अगर ये डायग्राम देखो, लाइक दिस, अगर देखा जाए तो ये भी एक सर्कल ही है, लेकिन इसका प्लेन थोड़ा अलग है।
और ये थोड़ा 3D डायग्राम हो जाएगा। ये सर्कल का प्लेन है, ये जो ऐसे मैं दिखा रहा हूं, दिस इज द प्लेन ऑफ सर्कल। और ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है ये उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसको बोला जाता है एक्सिस ऑफ सर्कल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूरे फिजिक्स में ही आएगा, इसलिए एक्सिस ऑफ सर्कल क्या होता है ये अपने को नहीं भूलना चाहिए। और ये ऊपर से नीचे तक होता है, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर। अगर अपने को इसको डिफाइन भी करना है, ऐसा डेफिनेशन लिखने के लिए कहीं नहीं आता। अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर and perpendicular to the plane. ये हमारा होता है एक्सिस। और ये जो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में हमने एक्सियल वेक्टर की बात कही है, इसका मतलब कि अगर किस सर्कल में कोई भी बॉडी मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, वो हमारे लिए ज्यादा मैटर नहीं करता। फॉर एग्जांपल ये हमारा बॉडी है और ये कुछ इस तरह से मूव कर रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है, तो उसका जो वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी होगा, वो या तो ऊपर की तरफ हो सकता है या नीचे की तरफ हो सकता है। इसको बोलते हैं एक्सियल वेक्टर्स, एक्सिस के along एक्सिस। और एक्सिस ऊपर भी है और नीचे भी है, दो ही डायरेक्शन हो सकते हैं, ऊपर या नीचे। ये हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर ऊपर से देखा जाए, अगर इस पूरे सर्कल को, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर हम नीचे से देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो देखना कहां से है एक सर्कुलर पाथ को, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। सेम बॉडी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों हो सकता है अगर हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर दें। एक तरफ से देखेंगे तो जो मोशन एंटी क्लॉकवाइज है, दूसरे तरफ से वही क्लॉकवाइज हो जाता है। अब कैसे डिसाइड करेंगे कि एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? क्योंकि होगा तो एक्सिस के अलॉन्ग ही, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन ये दोनों एक्सियल वेक्टर्स हैं। और एक्सियल वेक्टर का मतलब ये होता है द डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस। लेकिन अब दो पॉसिबिलिटी में से एक पॉसिबिलिटी को कैसे रूल आउट करें, तो यहाँ के लिए यूज करते हैं हम लोग राइट हैंड थंब रूल, RHT, जिसको बोला जाता है राइट हैंड थंब रूल। इसमें चूंकि मेरे पास इसका एक डायग्राम हो सकता है, जस्ट वेट, इसका डायग्राम के साथ इसको दिखाएं तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, कुछ इस तरीके से अपने को राइट हैंड रूल यूज करना पड़ता है। ये दो डायग्राम है, इन दो डायग्राम को ही हमको यूज करना है जब जैसी जरूरत पड़े। ये जो फिंगर को जो कर्ल किया गया है, ये जो देख रहे हो, ये फिंगर का जो कर्ल है, ये हमारा डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलॉन्ग होना चाहिए। ये फिंगर को हमने जो मोड़ा है, ये जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, लाइक अभी का जो सिचुएशन है, हम लोग अपने फिंगर को जैसा ये वाला डायग्राम है वैसा मूव करेंगे, तो जो थंब होगा वो थंब किधर पॉइंट कर रहा है, ऊपर की तरफ।
यानी कि इस मोशन के लिए एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऊपर की तरफ होगा। अगर यही क्लॉकवाइज मूव कर रहा होता, जैसे इधर जा रहा होता, तो हमारा फिंगर का कर्ल ऐसा ना होके ऐसा करना पड़ता, दूसरा वाला जो डायग्राम है, और उसमें डायरेक्शन नीचे की तरफ होता। तो बेसिकली इस तरह से या फिर इस तरह से, थम्स अप थम्स डाउन, यही दो डायरेक्शंस होते हैं। तो तुम देख सकते हो, अगर हमने एक और डायग्राम बना देता हूं, एक ही डायग्राम में सारी चीजें बताना मुश्किल है। अगर ये सर्कुलर पाथ है और हम ऊपर से देख रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ से देखने पर कंफ्यूजन और बढ़ने का बात होता है, इसलिए एक ही तरफ से देखो, ऊपर से। ज्यादातर सिचुएशन में हम लोग ऊपर से ही देखते हैं। We are seeing from here, and suppose a body is moving in this fashion, like this, so that is like anti-clockwise, anti-clockwise, और एंटी-क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोगों का पहला वाला डायग्राम हेल्प करेगा, और इस डायरेक्शन में ओमेगा का डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो जाएगा। और अगर यही क्लॉकवाइज हो तो इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाएगा। इसको चाहो तो हम याद रख सकते हो, क्योंकि यही दो केस होते हैं और तीसरा कोई केस होता नहीं है। बहुत सारे बच्चे कभी कभी इसको याद भी कर लेते हैं, उनको नहीं एकदम से दिमाग में बैठता है चीज। तो जैसे मैंने कहा ना, ये 3 बार ये चैप्टर आएगा पढ़ने में हमारे। एक बार अभी पढ़ रहे हैं, एक बार न्यूटन लॉज में पढ़ेंगे, और एक बार वर्क एनर्जी पावर में पढ़ेंगे। 3 बार में तो ये चैप्टर थोड़ा बहुत तो समझ आ ही जाता है। और अगर इसमें बॉडी इस तरह से मूव करे, तो यहां से अगर हम देखें तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, एंड दिस इज क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा, और एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा। और यही होता है राइट हैंड थंब रूल। तो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन, ये दोनों का डायरेक्शन एक्सिस के अलॉन्ग होता है, और इसको बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना है, ऊपर नीचे। अगर बिल्कुल सामने से सर्कल बना दिया जाए, जैसे पहले हम डायग्राम बना रहे थे, इसके पहले अगर सर्कल बिल्कुल ऐसा दिखे सामने से, तो इस तरह के सिचुएशन में एक्सिस जो है वो हमको नहीं दिखेगा। एक्सिस चूंकि सेंटर से पास करता हुआ हमारी तरफ या हमसे दूर जाता हुआ एक लाइन है, तो हमको दिखेगा कैसे? और अगर कोई बॉडी एंटी क्लॉक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसका डायरेक्शन हमारी तरफ, कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, ओमेगा का जो डायरेक्शन होगा, राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो फिंगर को अगर कर्ल करोगे तो थंब हमारी तरफ पॉइंट कर देगा। इसमें ओमेगा एंड अल्फा अगर दोनों सेम सेंस में है, तो ये कमिंग आउट द प्लेन हो जाएगा, कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। और उसके लिए एक सिंबल होता है, दैट इज लाइक दिस। और अगर यही क्लॉकवाइज हो, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। और यही अगर क्लॉकवाइज हो, लाइक दिस, ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और इसका भी एक्सिस कुछ ऐसा ही होगा। यहां पर ओमेगा एंड अल्फा गोइंग इनसाइड द प्लेन, और उसका सिंबल होता है ऐसा, क्रॉस। तो ये सिंबल्स, ये एवरीथिंग वी हैव टू रिमेंबर फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। सर्कुलर मोशन का कोई भी ऐसा चीज जो कि अभी करना है और बाद में इसको भूल जाना है, ऐसा सोच के सर्कुलर मोशन को नहीं पढ़ना है।
नहीं तो ये सर्कुलर मोशन सबसे ज्यादा डेंजरस चैप्टर बन जाएगा। और सही बताऊं तो आज मैंने सिर्फ ओवरव्यू दिया है, अभी सर्कुलर मोशन हमने स्टार्ट तक नहीं किया। टर्म्स क्या होते हैं, चीजें क्या होती है, देखना कैसे है, बस यही चीज बताया, ताकि एक ओवरव्यू रहेगा तो नेक्स्ट क्लास में तुम लोग डाइजेस्ट कर पाओगे जो भी इसके एक्चुअल इंफॉर्मेशन है। नहीं तो सर्कुलर मोशन जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है बच्चों को। तो आज हम लोग यही तक रखते हैं, कल इसको इसके आगे कंटिन्यू करेंगे और कल सर्कुलर मोशन पर ही बात होगी। अभी तक सिर्फ उसके इर्द गिर्द बातें चल रही थी। कल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्योर सर्कुलर मोशन, टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन, लीनियर वेरिएबल एंड एंगुलर मोशन रिलेशन, ये सारी बातें कल करेंगे। बट उसके पहले ये सारा चीज आज देख लेना है। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, AITS का प्रिपरेशन अभी से नहीं शुरू करना है। 20 तारीख का AITS है तो 13 के बाद से ही शुरू करना है, और उसमें 15-16 आपको छुट्टी भी मिल रही है। तो बहुत ज्यादा टाइम लोगे, आदत हो जाएगी इतना टाइम करने की। और पहला AITS है, कोई नीट का एग्जाम नहीं है, मतलब पूरा अपना इफिशियंसी ऐसा झोंक दिए कि जो करंट रनिंग टॉपिक है उसको भी छोड़ दिए। जनरली बच्चे यही करते हैं, डोंट डू इट। 13 से पहले कोई भी बच्चा स्टार्ट नहीं करेगा प्रिपरेशन। और नहीं हमारा तो सर सब कुछ भूल चुके हैं, हमको तो करना ही पड़ेगा, कर लो अपनी मन मर्जी। तुमको तो हम रोक नहीं सकते किसी भी काम को करने से, लेकिन जो जितना पहले प्रिपरेशन शुरू करेगा उसके मार्क्स उतने ही कम आएंगे, ये एक बात की गारंटी है। पास्ट एक्सपीरियंस तो यही कहता है। जो बच्चे जितना लेट करते हैं उनको कॉन्फिडेंस रहते हैं कि उनको वो चैप्टर प्रिपेयर्ड है। और ये कैसे हुआ है, क्योंकि उन्होंने वो चैप्टर को तरीके से कंप्लीट किया है। अब आज ये चैप्टर भले तुमको लग रहा हो कि सर अभी तो ये आ ही नहीं रहा मोशन इन 2D सर्कुलर मोशन, तो इसको क्यों पढ़ना, अरे ये कभी तो आएगा। और जब ये आएगा तब क्लास में कुछ और चल रहा होगा, और फिर तुम इसको चक्कर में उसको छोड़ोगे, और यही चीज एक बैकलॉग का लूप क्रिएट कर देगी, जिससे कोई बच्चा बच नहीं पाया। तो मेरा काम है तुमको आगाह करना, अब बाकी तुम्हारा चॉइस है। आजाद पंछी हो, जैसे उड़ना चाहो उड़ो। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये AITS और टर्म टेस्ट और ऐसे एग्जाम पूरे साल 2 साल आते रहते हैं। और जो बच्चा इन सारे टेस्ट को लेकर अपने पढ़ाई के शेड्यूल को, पढ़ाई के तरीके को, रेगुलर जो शेड्यूल्स है, रेगुलर क्लासेस का जो सिलेबस है, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है सिर्फ कि हमको एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएं, वो फिर कहीं का नहीं रहेगा, उसके मार्क्स गिरेंगे ही गिरेंगे डैम श्योरिटी से। इसलिए एग्जाम को होने दो, प्रिपरेशन को अलग तरीके से करने की जरूरत है। लास्ट के सिर्फ 7 days इज मोर देन इनफ होने चाहिए कि मेरा 7 दिन में सारा रिवीजन हो जाए। 1-2 चैप्टर का टेस्ट हो रहा है, कौन सा ऐसा लग रहा है रॉकेट साइंस दे रहे हो तुम। नीट के एग्जाम के समय 40-40 चैप्टर आएंगे एक साथ में फिजिक्स में, कैसे करोगे हैंडल। इसलिए बहुत ज्यादा हुआ क्रिएट करने का जरूरत नहीं है। AITS का प्रिपरेशन करनी है, 7 दिन पहले से करनी चाहिए। जो सबसे ज्यादा वीक टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उन पर थोड़ा ज्यादा टाइम देना है। जो थोड़े कम वीक हैं, अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ, पर थोड़ा कम टाइम, ऐसे करके जो ज्यादा वीक है उस पर ज्यादा टाइम देना है, सॉरी जो थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर है उस पर थोड़ा कम टाइम देना है। तभी जाके एक बैलेंस क्रिएट होगा। अदरवाइज हर बच्चा करंट रनिंग टॉपिक को छोड़ता चला जाता है और चीजें समय के साथ हॉरिबल हो जाती है। कुछ बच्चों ने तो टर्म टेस्ट और FT के लिए सिलेबस मिस किया है, और मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मुझे पता चलता है रिस्पॉन्सेस से, एग्जाम के रिजल्ट से। FT के कारण, FT आने वाला है तो करंट रनिंग टॉपिक को छोड़ दिए, FT प्रिपेयर कर रहे हैं तो टर्म टेस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, करो। धीरे 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 हर टॉपिक छूटता चला जाएगा, क्योंकि अब टेस्ट का समय आ गया। अब टेस्ट लगातार 15 दिन पर, 20 दिन पर, 15 दिन पर, 20 दिन पर होते रहेंगे, और टेस्ट का सिलेबस पढ़ते रहो और क्लास का सिलेबस आगे आगे चलता है। तो 4-5 महीने में कुछ तो सीखे होंगे, उसको इम्प्लीमेंट करने का जरूरत है। 10th वाला एटीट्यूड कि जो टेस्ट आ रहा है उसी को पढ़ो, बाकी सब चीजें तो बाद में भी हो जाएंगी, ऐसा होता नहीं 11-12 में। 11-12 इज डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर।
अच्छे से प्रिपेयर करो, जो टॉपिक चल रहा हो करेंट रनिंग टॉपिक एकदम अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो एग्जाम टाइम में टाइम कम लगेगा. So that's all for today. Tomorrow we are going to continue this circular motion. Thank you.